कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स हो गया था ना, बताओगे? क्या बोले? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का तो फॉर्मूला डेराइव कर दिए थे ना? यस सर। ठीक, चलिए इसके बाद हम सर लोग, हाँ जी बोलो। डाउट था कि मिक्स्ड सर्किट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, सीरीज और पैरेलल। फिर से बोलोगे कौन सा सर्किट? सर मिक्स सर्किट जिसमें सीरीज पैरेलल मतलब रेजिस्टेंस निकालने वाला। उसमें कुछ क्वेश्चंस तो कराए हुए थे, ठीक है, लेकिन यदि कोई स्पेशली आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप भेजोगे, ठीक है, वही क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे। या यदि बुक में कोई क्वेश्चन है ऐसा तो बताओ, वही क्वेश्चन हम डिस्कस कर दें। क्वेश्चंस जैसे कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल मिक्स्ड क्वेश्चंस जो है हम कराए हुए थे, हाँ स्टिल सर डाउट कराए डिफिकल्ट। हुए हैं, लेकिन ये समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस और करा देंगे, ठीक है, लेकिन कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। मैं वीडियो देख लिया। रिप्रेजेंट कर रहे हो? यस सर। अच्छा, हम क्वेश्चन देख लिए क्या? क्वेश्चन जो डायगोनल जैसा है वो बोल रहे हो क्या? कौन सा क्वेश्चन बताइए? उसमें 3 क्वेश्चन है, ए बी और सी। मान लो कि ऊपर में एक रेक्टेंगल में डायगोनल्स जैसा दिया हुआ है, फिर एक दिया हुआ है, और एक सबसे नीचे वाला क्या, बोलो कौन सा? इसमें किसकी किसके बीच का रेसिस्टेंस निकालना है ये भी बताओ। उसमें 4 पॉइंट दिया है। हम्म एक क्वेश्चन इस तरह का था, देखो इस तरह का क्वेश्चन था एक, ये क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन स्टेलिन मल्होत्रा के बुक में भी है और एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम समझाते हैं। ये क्वेश्चन एक था, सर आपका वीडियो कट रहा है। क्या बोल रहे हो? वीडियो कट रहा है सर, आवाज भी थोड़ा कम कम आ रहा है। वीडियो, सबको दिक्कत है क्या बताना? हाँ सर अब ठीक है, ठीक है। चलिए, देखो इस तरह का यदि क्वेश्चन है, हमें देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक 10 ओम का रेसिस्टर है, ये 10 ओम का रेसिस्टर है, और डायगोनल के अलाउंग दिया हुआ है एक 6 ओम, 9 ओम, फिर है यहाँ पे 4 ओम, सर आपका 4। वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो अब आ नहीं रहा आ है, रहा है? अब आ रहा है सर।
अच्छा, बाकी बच्चों को भी दिक्कत है क्या, बताना वीडियो पे। हाँ सर। और तो जिनको दिक्कत है जी, आप एक बार अपने घर में ही, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, इधर उधर थोड़ा मूव हो जाओ, आ जाएगा सही से। ध्यान देना, इसको आप केयरफुली देखोगे और इस सर्किट को क्या करोगे, एक सिंपल सर्किट के रूप में इसको कन्वर्ट करो, ताकि इजिली पता चले कहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो देखो, इसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान देना। देखिए, समझो, इस 6 ओम और 4 ओम, ये दोनों जो रेसिस्टर्स है, आप देख सकते हो ये दो एंड से कनेक्टेड है। आप देखो, इधर से भी कनेक्शन रख रहा है और इधर से भी कनेक्शन रख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 6 ओम है, 4 ओम है, जब दोनों एंड से कनेक्शन रख रहा है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसमें किन्हीं को दिक्कत, देख लो, 6 ओम और 4 ओम, इस दोनों का बात कर रहे हैं, और इसी को बस सिंप्लीफाई करके हम इस तरह का ड्राइंग बनाएंगे, 6 ओम एंड 4 ओम। ओके, ठीक है। सिमिलरली आप यदि देखें 4 ओम और 9 ओम, ये दोनों आपका क्या है, ये 4 ओम है और ये 9 ओम। 4 ओम और 9 ओम ये भी दो पार्ट से कनेक्शन रख रहा है, दोनों इंड्स, एक इंड इधर से भी कनेक्शन है, इधर से भी कनेक्शन है। तो जब भी कोई भी रेसिस्टर्स है, दो रेसिस्टर्स है, और दोनों इंड से यदि कनेक्शन रख रहा है, तो हम इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर आपका माइक म्यूट है सर। कॉल आया हुआ था, उसी लिए। इसी तरह से आप क्या करते हो, दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहते हैं, यदि वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा पॉइंट में आएगा। न्यूमरिक वैल्यू जो है ये सब हम ओरल लिए हुए हैं, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा पॉइंट में आ रहा है। थोड़ा सा चलिए हम चेंज कर दें। 8 और 2 का कर दो। पैरेलल में क्या होगा, यदि हम वैल्यू पॉइंट में यदि लाएंगे,
तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा, इसलिए सिंपल कर दिए हैं क्वेश्चन को, कैलकुलेशन के बस रखिए। 8 और 2 है, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन यदि करें तो हमारे पास आएगा 8 2 जा 16 प्लस 8 प्लस 2 10, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 1.6। अब देखो इसी को यदि हम रिड्यूस करें तो किसमें कन्वर्ट होगा देख सकते हैं, ये कन्वर्ट होगा, ये 10 ओम है, फिर ये दोनों कॉम्बाइन होकर 2.4 ओम हो चुका है, फिर 1.6 ओम हो चुका है, और ये लास्ट जो है ये भी 10 ओम है, ये भी। अब फाइनली बताओ ये दोनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, 2.4 और 1.6? सर 4 सर 4 हो 4 होगा, है ना। तो इस तरह से फिर यदि हम इसका सीरीज का कर लें तो 2.4 प्लस 1.6 हो जाएगा 4। अब फाइनली ये तीन रेसिस्टर्स पैरेलल में है, 10 ओम 10 ओम एंड 4 ओम, तो टोटल रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो यदि हम कहें 1 बाय आर T4 टोटल लिख देते हैं, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, एलसीएम लोगे 20 होगा, 10 2 जा 4 5 जा 10 2 जा, है ना। फाइनली जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो टोटल रेसिस्टेंस होगा 20 बाय 9, तो आएगा 2.2, है ना। टोटल रेसिस्टेंस इसमें होगा 2.2। देख लीजिए एक बार सबको, इनको डाउट है क्या? नो सर। चलिए ठीक है, मिटा दें। यस सर। आप लोग का क्लास तो 6:15 में रहता था ना, आज के लिए शेड्यूल ऐसा चेंज है कि कब से शेड्यूल है 6:15 से? सर मैम बोली थी कि सर रोज 5 बजे से होगा। अच्छा अच्छा, आज 5 बजे से है ना। चलिए यस ठीक, सर। ठीक है, मिटा देंगे। यस सर बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो यदि कोई नहीं लिया। देखो एक नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का हम लोग 3 इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें से पहला इफेक्ट पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट जब भी सर्किट में फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, फिर एक तीसरा है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट जिसके बारे में क्लास 8 में कुछ आप पढ़े भी हो। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसका यदि हम लोग रीजन जानना चाहेंगे तो इसका रीजन हमें मिलेगा रेसिस्टेंस पे। याद करना, हम रेसिस्टेंस के बारे में बताए हुए थे, कॉज ऑफ रेसिस्टेंस बताए हुए, तो उसमें क्या बताए हुए थे थोड़ा सा रिपीट करते हैं।
देखोगे रेसिस्टेंस का मतलब क्या था, ऑपोजिशन, कि जब भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कैटायन से टकराता है, और कैटायन से टकराने के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है वो कम हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स का जब स्पीड कम हो जा रहा है इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन्स या जितना चार्ज फ्लो होना चाहिए उसके कंपैरिजन में कम चार्ज फ्लो होता है। तो ये जो ऑपोजिशन क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। अच्छा देखो, जब हम यहाँ पे क्या बात किए कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहा है कैटायन से टकराता है, और जिस कारण से उसका स्पीड या वेलोसिटी कम हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी कम हो रहा है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, कम होगा? क्या ऐसा होगा? यस सर। यस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज करने के कारण क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी के स्क्वायर का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है काइनेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन्स का जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ, मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, कितना अमाउंट से कम हुआ, 10 जूल। सपोज यदि हम मान लेते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सारे इलेक्ट्रॉन्स का मिला के कोई एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए कितना काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, 10 जूल। जब काइनेटिक एनर्जी में डेप्रिसिएशन हो रहा है, कमी हो रहा है, लॉस हो रहा है 10 जूल का, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको पता होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि एनर्जी को ना तो हम लोग बना सकते हैं ना तो हम खत्म कर सकते हैं। एनर्जी जब भी होता है तो वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। तो अब यदि हम ये देखें कि इलेक्ट्रॉन्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी कुछ कम हो गया, तो वो जो कमी आया 10 जूल मान लो कि डिक्रीज किया, वो जो कमी आया वो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कोई ना कोई फॉर्म में तो जरूर कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे यही डेप्रिसिएशन जो होता है या लॉस जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी में, यही एनर्जी क्या होता है, हीट के रूप में कन्वर्ट होता है। इसीलिए जब भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्लो करता है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, और यही रीजन है इसके पीछे। ओके, क्या समझ गए सब कोई? यस सर। ठीक है, चलिए बढ़िया। कोई डाउट कि नहीं कोई है तो बताओ। सर मतलब सर जब काइनेटिक एनर्जी कम होता है तो सर वो एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितना काइनेटिक एनर्जी में कमी आया वही एनर्जी कन्वर्ट होता है यहाँ पे किसमें, हीट एनर्जी के फॉर्म। ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी यदि कम हुआ खत्म तो हो नहीं सकता है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में। ठीक है, ओके, यस सर। चलिए ठीक है, ये हम लिखा भी देते हैं। अच्छा देखो, तो जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, कितना अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, इसका अमाउंट दिया गया जूल के द्वारा। जूल एक जो साइंटिस्ट थे और उसी के ऑनर पे जो एनर्जी का एसआई यूनिट है जूल दिया गया। तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ने वाले हो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्या कहता है कि कभी भी सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होगा, और अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। दूसरा लॉ है, ये पहला लॉ। दूसरा लॉ है the amount of heat produced is directly proportional to
रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच द करंट पासिस। जिस पार्ट से या जिस कंडक्टर से करंट पास कर रहा है उसके रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। तो रेसिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, करंट का यदि देखें तो करंट के स्क्वायर का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और तीसरा लॉ है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम ड्यूरेशन थ्रू विच द करंट पासिस। कितने देर तक करंट पास कर रहा है सर्किट में या कंडक्टर में, जितना ज्यादा देर तक हम ज्यादा ड्यूरेशन तक करंट पास कराएंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो टाइम पे भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसी तीनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो फॉर्मूला एक आता है F इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। प्रोपोर्शन का साइन हम लोग हटाएंगे तो इक्वल टू देंगे, और के एक कांस्टेंट देंगे। लेकिन बाद में जब इसका कैलकुलेशन किया गया एक्सपेरिमेंटली तो के का वैल्यू 1 आया, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है हीट का H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, समझ गए जूल्स लॉ? यस सर। ठीक है, चलिए अभी तक जितना हम बताए ये हम पहले लिखा देते हैं, और इसका प्रूफ भी पूछता है 2 और 3 मार्क्स के लिए, बहुत छोटा सा प्रूफ है, ये भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना लिखाते हैं अपन।
सर सर हाँ जी। सर आप हीटिंग इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिए क्या? हाँ हाँ कर किए अभी। अब नहीं थे क्या? नो सर, सर हमको अभी कॉल किए, टाइमिंग नहीं बताया। अच्छा ठीक है, हम फिर से रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है सर। हम रिपीट कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मिटाने वाले हैं। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, ये क्लास शुरू कब हुआ था सर? हमको अभी जस्ट सर फोन किए थे कि क्लास हो कुछ रहा दिन पहले कॉल हुआ है, ये हमें भी नहीं पता आज का शेड्यूल क्यों चेंज है। ठीक है, कोई रीजन रहा होगा, चेंज किया गया है शेड्यूल। है। ठीक है। 5:30 में हुआ सर? हाँ 5:30 में हुआ था क्या स्टार्ट? कुछ हो सक 5:10 5:20 के करीब हम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, स्टार्ट में बस एक न्यूमेरिकल्स बताया था, उसके बाद हम ये थ्योरी स्टार्ट। ठीक है सर। हाँ 5 बजे ही जुड़े थे बच्चे, लेकिन एक न्यूमेरिकल बताया, उसके बाद ये थ्योरी बताया। सर 5 to 6 है ना सर? हाँ सर 5 बजे से 6 बजे तक ना सर? हाँ 5 से 6 ही है। ओके सर। हमको सर अभी 5:30 में फोन किया था सर। हो सकता है, क्या रीजन है अभी क्लास के बाद ही पता चलेगा। हम भी क्लास 9 को पढ़ाने के लिए जुड़े थे अभी, है ना। तो देखे कि 10 के बच्चे जुड़े हुए हैं, और शेड्यूल तो आया था पहले, हम देखे नहीं थे। हम सोचे पहले जैसा शेड्यूल होगा, बाद में देखे तो देखे कि अच्छा अभी 10 है। फिर हम 10 का पढ़ाना स्टार्ट किए। जी सर। चलो हम ये रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं। एक न्यूमेरिकल छोटा है और ये हम रिपीट कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दें? जी सर। सर एक सेकंड।
ब्लैक स्क्रीन आ गया था सर। स्क्रीनशॉट लो, हम रिपीट कर देते हैं। 2 बच्चे या एक स्टूडेंट अभी जुड़े हैं, 2 मिनट में हम रिपीट कर देंगे, छोटा सा ही टॉपिक है। लिख लिए ठीक है, मिटा देंगे। यस। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जब भी सर्किट में करंट फ्लो का होता है तो कंफर्म है कि वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा ही, भले कम हीट प्रोड्यूस हो या ज्यादा हीट प्रोड्यूस। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दैट इज व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट देयर प्रोड्यूसेस सम हीट, कुछ ना कुछ हीट वहां पे जरूर प्रोड्यूस होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीट कितना प्रोड्यूस होगा तो इसका फैक्टर जो है साइंटिस्ट जूल के द्वारा दिया गया है। जूल्स लॉ ये कहता है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो H अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। मतलब करंट जितना ज्यादा बढ़ाएंगे हीट प्रोडक्शन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर है रेसिस्टेंस, कि रेसिस्टेंस यदि बढ़ेगा कंडक्टर का तो भी हीट का अमाउंट बढ़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन का बात है कि सर रेसिस्टेंस और करंट एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन है, कि रेसिस्टेंस को जब हम बढ़ाना चाहेंगे तो करंट घट जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है या ये यदि कंफ्यूजन कुछ है तो एक एग्जांपल हम आगे बताने वाले हैं, इससे प्रॉब्लम हट जाएगा या ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अभी जूल के द्वारा जो लॉ दिया गया है एज इट इज हम लोग पढ़ते हैं और इसको हम डिटेल में हम समझाने वाले हैं। तो पहला लॉ ये है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। सेकंड है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और थर्ड है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम थ्रू विच करंट पासेस थ्रू द सर्किट। मतलब सर्किट में यदि हम ज्यादा देर तक करंट पास करेंगे तो हीट का प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
तो ये है सर्किट में करंट फ्लो होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो फॉर्मूला आने वाला है H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या यहाँ तक समझ गए जो लेट से जुड़े हुए थे? यस सर। ठीक है, चलो देखोगे अब। और एक सर हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर जो लिखे हैं वो फिर से समझा दीजिए ना। आई का मतलब होता है करंट, मतलब करंट को यदि हम लोग बढ़ाएंगे, मान लो कि करंट था 2 एम्पियर, हीट है 10 जूल, यदि हम करंट को डबल कर दिए, करंट को कर दिया 2 से 4 कर दिया, तो करंट को यदि डबल करेंगे तो करंट यदि डबल होगा तो हीट कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, मतलब यदि 10 जूल था तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 40 जूल हो जाएगा। क्योंकि करंट हम लोग जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग हीट प्रोडक्शन होगा। डबल कर दिए, 2 का डबल 4 किए, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई किए, तो आप देखोगे कि 2 का स्क्वायर करो 4 हुआ, तो 4 टाइम्स हो जाएगा हीट। अब समझे? यस सर। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द करंट, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर और सर्किट और टाइम ड्यूरेशन, 3। ओके, समझ गए? यस सर। ठीक है, अब देखो हीट क्यों प्रोड्यूस होता है। एक क्वेश्चन ये भी लिखा दिए हैं कि हीट प्रोडक्शन का रीजन क्या है। तो देखो जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, जो बताया गया था डिटेल में, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो क्या होता है, वो कैटायन से टकराता है। जो कंडक्टर में कैटायंस है, कैटायंस कौन सा याद करना बताए थे कि एल्युमिनियम का यदि वायर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283। 3 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो यह कैटायन बना लेगा एल्युमिनियम 3+। तो यही कैटायन जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कैटायन से वो टकराता है, तो कैटायन से टकराने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड कम हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। ये हम बता चुके हैं रेसिस्टेंस कि रेसिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो वो कैटायन से टकराता है, जिस कारण से उसका स्पीड कम हो जाता है या वेलोसिटी कम हो जाता है। और वेलोसिटी का कम होना दैट इज अपोजिशन क्रिएट हो रहा है, इस अपोजिशन को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक तो पहले ही बताए हुए हैं रेसिस्टेंस में, कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब देखो जब वेलोसिटी उसका कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी कम हुआ, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी भी कम हुआ, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 12 mv²। यदि वेलोसिटी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा, है ना। अच्छा देखो इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी उस कारण से कम हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी जब कम हुआ, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी जो है कभी खत्म नहीं हो सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कभी खत्म नहीं हो सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये जब भी होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है या बदलता है। इसका मतलब है यदि इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी कम हुआ, मान लो कि 10 जूल ही कम हो गया सारे इलेक्ट्रॉन्स का मिला के, तो वो एनर्जी कहीं खत्म तो हो नहीं सकता है, वो किसी अलग फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ। तो किसमें कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे हीट के रूप में कन्वर्जन होता है, इसलिए हीट प्रोड्यूस होता है। सर मतलब ठीक जितना कम हुआ उतना ही हीट प्रोड्यूस हुआ ना, वही कन्वर्ट हो जाता है। प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उतना ही हीट प्रोड्यूस होता है, यही है रीजन। दिस इज द रीजन बिहाइंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, यस सर। ठीक, आगे बढ़ जाए, बस इतना ही बताए थे, बाकी लिखा है। कोई डाउट है कि नहीं को तो बताओ। नो सर। चलिए ठीक, ठीक है। अभी जो फॉर्मूला अभी देखे H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, इसको डेराइव हम लोग करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ देता है 2 और 3 मार्क्स के लिए। देखिए
सर आप जितना भी डेरिवेशन करवा रहे हैं हाँ मतलब वो सब एग्जाम में पूछता है ना बोर्ड में? हाँ हाँ पूछता है, ठीक है, पूछता है, ठीक है। 2018 में पूछा था, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में से एक पूछा था, है ना। तो किसी का 2 सेट में, किसी का सीरीज था, किसी का पैरेलल था, ठीक है। तो डेरिवेशन कुछ कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि सर डेरिवेशन अब नहीं पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भले कम पूछता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा हटा दिया है कि डेरिवेशन नहीं पूछता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम बच्चे को बोलते भी है कि आप देखो, पलट के देखो, आप क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा छोड़ना मत, जितना भी कराते हैं जरूर कर लो। ओके सर। डायरेक्ट ये दे देगा कि प्रूफ कीजिए, या फिर ये भी लिख सकता है डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट। मतलब कितना हीट प्रोड्यूस होता है कोई सर्किट में, इसका एक्सप्रेशन आप डेराइव करो, ये भी दिया जा सकता है। चलो वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, देखो देखोगे कुछ टर्म है जो आप पहले से फैमिलियर हो। यदि हम बात करें V इक्वल टू W/Q, याद करना पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन और फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को यदि हम मूव कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जितना वर्क डन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम यदि जानना चाहें कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे टोटल वर्क डन टू मूव द चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज मूव्ड। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द, UV बोल सकते potential हैं, difference into quantization of charge है ना, भी। amount of अच्छा देखो, Q के बदले में हम लोग लिख सकते हैं IT। Q के बदले में क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा I इक्वल टू Q/T फॉर्मूला है करंट का। तो Q के बदले में लिख सकता है IT। सिमिलरली V के बदले में क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR बाय ओम्स लॉ। V इक्वल टू yes sir IR की पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो सर्किट के अकॉर्डिंग यदि सोचें तो I इंटू R। I 2 बार है तो I स्क्वायर लिख सकते हैं R की, ठीक। तो चार्ज जब मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव हो रहा है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा I स्क्वायर RT, ठीक है। अब ध्यान देना, सर्किट में क्या किया जाता है, कोई पर्टिकुलर जगह पे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हीटिंग इफेक्ट का यूज किया जाता है। मान लो कि बल्ब है, बल्ब का जो फिलामेंट है
हम जानना चाहते हैं कि बल्ब का फिलामेंट में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो वहां पे क्या किया जाता है, रेसिस्टेंस ज्यादा रखा जाता है, फिलामेंट का रेसिस्टेंस ज्यादा है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहा है वहां पे वर्क डन का अमाउंट कितना होगा, I²RT। और उस फिलामेंट पे यदि हम लोग बात करें, जितना भी वर्क डन हो रहा है चार्ज को मूव करने के लिए, तो जितना भी वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, ये सारा का सारा वर्क, या फिर बोल सकते हो एनर्जी जो यूटिलाइज हो रहा है वर्क डन में, मान लो कि 10 जूल का एनर्जी लगा चार्ज को मूव करने के लिए, तो ये सारा का सारा वर्क डन जो हुआ है या एनर्जी यूटिलाइज इन द वर्क डन जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, हीट एनर्जी में। इसीलिए हम लोग वर्क डन के ही बदले में लिख देते हैं क्या, W के बदले लिखेंगे H, तो H इक्वल टू हो जाएगा I²RT। मतलब जितना एनर्जी यूटिलाइज हुआ वर्क डन में, वही एनर्जी क्या होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो बोलेंगे H इक्वल टू I²RT। ठीक है, ये आगे हम लैंग्वेज लिख देते हैं। ठीक है, तो फाइनली वो लैंग्वेज लिखने के बाद लिखेंगे H इक्वल टू I²RT। ठीक है, ये लैंग्वेज हम लिख देंगे मिटाने के बाद। क्या समझ गए, ये देख लो एक बार सर स्क्रीनशॉट। बल्ब के फिलामेंट वाला जो आप बताए वो एक बार फिर से बता दीजिए ना। अच्छा, हम वो एग्जांपल डिटेल में समझाते हैं। वर्क डन को हम लोग यहाँ पे चेंज करके क्या लिख रहे हैं, H, क्योंकि जितना एनर्जी यूटिलाइज होगा वर्क डन में वही हीट में कन्वर्ट होता है, इसीलिए हम लोग W के बदले क्या लिखते हैं, H, हीट एनर्जी। ठीक है, ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो, वो लैंग्वेज हम लिख देते हैं। और ये मिटाए, यस सर। स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। देखो एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहे हैं, और उससे ये प्रॉब्लम या ये कंफ्यूजन भी दूर होगा कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करंट के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और रेसिस्टेंस के भी। ठीक है, जबकि रेसिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो हीट भी कम होना चाहिए। तो ये किस तरह से समझा जा सकता है, देखो देखो हीटर है ये, ठीक है, और ये नाइक्रोम का वायर है जो रेड हीटेड हो जाता है। देखो हीटर, जो भी हीटिंग अप्लायंसेस होता है उसका पावर बहुत ज्यादा होता है। पावर हम लोग का लास्ट टॉपिक है, लेकिन आप क्लास 9 में पावर पढ़ चुके। द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब एक सेकंड में कितना एनर्जी वो कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल को, मान लो कि यहाँ पे है हीट एनर्जी के फॉर्म। तो कोई भी हीटिंग अप्लायंस का जो पावर होता है वो बहुत ज्यादा होता है,
मान लो कि ये है 1000 वाट। इसीलिए आप घर में जरूर ये देखते होंगे कि इन्वर्टर का जो कनेक्शन है कभी हीटिंग अप्लायंस के साथ आप नहीं करते हो, इंडक्शन चूल्हा से नहीं करोगे, हीटर से नहीं करोगे, है ना, आयरन कभी नहीं देते हो आप इन्वर्टर का यूज करके, क्योंकि काफी ज्यादा वो करंट को ड्रॉ करता है। तो जब बहुत ज्यादा ये करंट ड्रॉ कर रहा है समझो, तो इसीलिए क्या होता है, हीट यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन ध्यान देना, क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन भी हम इसी के साथ साथ हम समझा रहे हैं कि हीटर का जो कॉर्ड है, कॉर्ड दैट इज वायर, जब हीटर को ऑन करते हैं या उसका स्विच ऑन करते हैं तो हीटर का वायर या कॉर्ड जो है ग्लो नहीं करता है, रेड हीटेड नहीं होता है, लेकिन उसका जो हीटिंग एलिमेंट है, नाइक्रोम वायर है, वो रेड हीटेड हो जाता है। क्यों? तो रीजन ये है कि नाइक्रोम का इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आप ऐसा सोचो कि वायर का रेसिस्टेंस यदि 1 ओम है तो नाइक्रोम का रेसिस्टेंस है लगभग 10⁵ है। यदि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, मान लो कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है या 10 एम्पियर बोले, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, तो हम बोलेंगे कि वायर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा 1 सेकंड में, टाइम ले लेते हैं 1 सेकंड, तो हम करेंगे 10 का स्क्वायर किए 100 रेसिस्टेंस का इंटू किए और टाइम 1 सेकंड। वायर में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ 100 जूल, और वही है उतना ही करंट फ्लो कर रहा है कहाँ पे, नाइक्रोम वायर से। और नाइक्रोम वायर जिस तरह के मटेरियल का बना हुआ है या नाइक्रोम वायर जैसा है, इसका अपना जो प्रॉपर्टी है कि इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कितना हीट प्रोड्यूस होगा, H = I² RT। इससे भी करंट है 10 एम्पियर 100, रेसिस्टेंस कितना 10⁵ और टाइम कितना 1 सेकंड। तो यहाँ से यदि देखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 10⁷ जूल। तो यही रीजन है कि जहां पे हमें हीट चाहिए होगा, ज्यादा हीट चाहिए होगा, उस जगह का वहां का जो मटेरियल होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ का एलॉय लिया जाता है ना, हाँ बोलो, एलॉय लिया जाता है हाँ हीटिंग के एलॉय लिए। लिया जाता है। तो यहाँ का रेसिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या होता है, यहाँ हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे क्या होता है, हीट कम प्रोड्यूस होता है। समझ में आया कि दोनों को किस तरह से प्रोपोर्शन है या किस तरह से यूज किया जाता है इसको? यस सर। ठीक है, इसीलिए हीटर का कॉर्ड या वायर जो है ग्लो नहीं करता है, लेकिन उसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो करता है। ठीक है, ओके, यस सर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीटिंग एलिमेंट या हीटिंग डिवाइसेस का ही कुछ और एग्जांपल्स जानेंगे, फ्यूज वायर के बारे में जानेंगे या बल्ब का फिलामेंट के बारे में, उसका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहीं से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक पढ़ लेना बुक से, एनसीईआरटी या जो भी हेल्पिंग बुक है पढ़ोगे यहाँ तक। कोई यदि डाउट होगा तो पूछना नेक्स्ट क्लास में। ओके, यस सर। Yes, sir. ठीक, Thank you, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir.